बदतमीजी ना करें, बैठ के रास्ते मार दो। नहीं 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 ये टेबल पे हमारी पे ये नारियल रखा हुआ है। देखिए हर चीज का एक समय होता है। गुलशन नारियल हवा में उड़ चुका है। हर चीज एक मिनट पकड़ो यार। ये हमारे देश की मीडिया है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया का काम होता है वॉच डॉग बनना, मतलब सरकार की नाकामी दिखाना, करप्शन को एक्सपोज करना, स्कैम को दिखाना, उसको जनता तक लाना, जनता को सच बताना, नेताओं को डराना कि अगर कुछ गलत किया तो तुमको एक्सपोज कर देंगे, जनता के सामने सारा सच ला देंगे। ये मीडिया की ताकत है और उसकी जिम्मेदारी भी। लेकिन अभी जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। नेता मीडिया को डरा रहे हैं और मीडिया डर भी रही है। जिसका काम था सरकार की नाकामियां दिखाना, उसके करप्शन, स्कैम, क्राइम, घोटाले, ये सारी चीजें बाहर लाना, लोगों को दिखाना, सब पॉलिसीज को एक्सपोज करना, क्या अच्छी है क्या बुरी है। लेकिन इंडियन मीडिया की हालत आज ऐसी हो गई कि इस पे कोई ढंग की न्यूज तो छोड़ो, अगर तुमको सच्ची न्यूज मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है, ये लुटियन की मीडिया सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। 5th floor of the Serena Hotel in Kabul, how many Pakistani officers are there? Okay, I can also maybe tell you what सब मीडिया रैंक में 151 नंबर पे आता है हमारा देश 180 देशों में से। सोचिए इतनी बड़ी जनता वाला देश और उसकी मीडिया एकदम खोखली पूरी अंदर से। यहाँ तक कि श्रीलंका की भी हमसे ऊपर रैंकिंग है 150 पे और नेपाल की 74 पे, हमसे बहुत ऊपर। आज की मेन स्ट्रीम मीडिया बस एक रियलिटी शो की थर्ड कॉपी बन के रह गई है। बस लड़ाई झगड़े, फेक खबरें और कुछ नहीं, बस यही सब। स्टूडियो में 2-4 लोग बैठा लेंगे जिसमें से एक हिंदू होगा, एक मुस्लिम होगा, या फिर एक बीजेपी का होगा, या फिर एक कांग्रेस का होगा, और उन लोगों को किसी भी फालतू टॉपिक पे लड़ाना शुरू कर देंगे। जिस मीडिया का काम होता है सरकार की अच्छी बुरी पॉलिसीज को मीडिया के सामने लाना, उनको बताना कि सरकार उनके हित में कैसे काम कर रही है, क्या बुरी पॉलिसी है जनता के लिए और क्या अच्छी पॉलिसीज हैं। सरकार से सवाल करना। जो मीडिया इस कामों के लिए बनी थी, जिसको डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता था, उसकी हालत ऐसी हो गई है आज की लोग इस पर ट्रस्ट करने से भी डरते हैं। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो हालत अभी है मीडिया की, वही हालत कुछ साल पहले भी थी। सरकार कोई भी हो, मीडिया उसी तरह काम करती है और इसी की वजह से हमारा देश ग्रो नहीं कर पा रहा है, उल्टा गड्ढे में गिरता चला जा रहा है। और देश की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मीडिया ही नहीं है, यहाँ की जनता भी है, जो पार्टी और उसकी नेताओं को भगवान बना लेती हूँ। उस देश की हालत तो ऐसे ही होनी है। करप्शन, स्कैम, मर्डर, बड़े बड़े स्कैम करके भी नेता छोड़ जाते हैं। जहाँ किसी एक कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही और गलती की वजह से माँ ने अपना बेटा खो दिया और कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उस न्यूज को कवर तक नहीं करती है। जहाँ इस तरह के फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, हजारों करोड़ों रुपए गायब हो जाता है और मीडिया चुपचाप बैठी रहती है छुपके। नेताओं पे रेप केस लगते हैं लेकिन मीडिया में एक न्यूज तक नहीं आती इस चीज की। मीडिया बस बैठ के डिबेट खेला करती है। ये कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ा था कि मीडिया डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर होती है, लेकिन आज उसकी हालत क्या हो चुकी है आप लोग जानते हैं। सोचो एक बिल्डिंग है जिसमें तुम रहते हो, जिसका पहला पिलर है पार्लियामेंट, जिसमें रूल और लॉ वगैरह बनते हैं। दूसरा है सरकार जो लॉ और रूल को बनाती है, उन्हें एग्जीक्यूट करती है। और तीसरा है कोर्ट जो डिसाइड करती है क्या गलत है क्या सही है जनता के लिए। और चौथे पे आती है मीडिया, जिसका काम होता है इन तीनों चीजों को पब्लिक के सामने लाना, जनता और सरकार और कोर्ट में तालमेल बनाए रखना। अगर पार्लियामेंट ने गलत कानून बनाया तो मीडिया बताएगी उसको, अगर सरकार ने करप्शन किया तो उसको मीडिया बताएगी, अगर कोर्ट में कुछ गलत हुआ तो उसको भी मीडिया बताएगी। यही मीडिया का काम है। तो सोचिए जब ये मीडिया बिक जाए तो क्या होगा उसके देश का और उसकी जनता का। इंडिया में 1 लाख प्लस रजिस्टर्ड न्यूज पेपर्स हैं और 900 प्लस टीवी चैनल्स, जिसमें से 500 के आसपास सिर्फ न्यूज चैनल्स हैं। सुनने में लगता है कि 500 मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, हमको अलग अलग तरह की न्यूज मिलती होगी इसमें से। लेकिन इन सब मीडिया का कंट्रोल सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में है जो इस पूरी मीडिया को कंट्रोल करते हैं। मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ये सब स्टार्ट कब से हुआ। 25 जून 1975 रात के 12 बजे पूरी दिल्ली के न्यूज़पेपर ऑफिस की बिजली काट दी गई। हर तरफ अंधेरा, प्रेस की सारी मशीनें बंद पड़ी थी। सुबह 6 बजे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया इमरजेंसी, और साथ में लिखा था कोई भी खबर जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो वो प्रिंट नहीं होगी। एक ही रात में दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी ने अपना प्रेस बंद कर दिया। अब सोचो उस टाइम पे जर्नलिस्ट की पोजीशन क्या होगी। तुम सच जानते हो, तुम न्यूज जानते हो, लेकिन उसको छाप नहीं सकते। अगर उसको छापा, प्रिंट किया तो तुम जेल जाओगे। कुछ ने इस इमरजेंसी के खिलाफ अपने घुटने टेक दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के बोर्ड ने डिसाइड किया जो लॉ है उसी को फॉलो करना है, उसने अपने घुटने टेक दिए। और कुछ खड़े रहे इस इमरजेंसी के खिलाफ लड़े, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन। इन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक ब्लैंक पेपर छोड़ दिया, एक एम्प्टी कॉलम, कोई वर्ड नहीं, कोई भी न्यूज नहीं, सिर्फ सफेद कागज। और वही ब्लैंक पेपर सबसे ज्यादा पावरफुल था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पे लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोयम, जहाँ ज्ञान हो मुक्त, जहाँ सर उठा के जीना हो। ये था इंडियन मीडिया जब सच कहना चाहती थी वो, और सच कहती भी थी। किसी न किसी तरह अपना सच पब्लिक के सामने ले ही आती थी। 21 महीनों बाद इमरजेंसी हटा और जर्नलिस्ट जेल से बाहर आए और फिर उन्होंने वही किया जो करना चाहते थे। गवर्नमेंट का सीधा एक बड़ा स्कैम सामने ले आए। स्वदेशी आर्म कंपनी बोफोर्ट से ब्राइब की स्टोरी कांग्रेस की गवर्नमेंट से लड़ गई। ये थी जर्नलिज्म की ताकत। फिर साल बदले
टीवी का जमाना आया, लोगों के घरों में टीवी आ चुकी थी, धीरे धीरे सब कुछ टीवी पे आने लगा था। साल 1991, एक तरफ इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो रही थी, हमें IMF से उधार मांगना था, अपना सोना यूके भेजा था गिरवी रखने के लिए, वो अलग कहानी है। दूसरी साइड में CNN पूरी दुनिया में गल्फ वॉर दिखा रही थी लाइव। इंडियन व्यूवर ने पहली बार देखा कि ऐसे भी न्यूज मिलती है क्या, सब कुछ लाइव दिख रहा था। उसी साल गवर्नमेंट ने प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स को परमिशन दी और एक के बाद एक बड़े बड़े चैनल आने लगे, स्टार, जी, सन। फिर फरवरी 1995 में एक शो शुरू किया, नाम था न्यूज टुनाइट। इंडिया की पहली प्राइवेट नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने एक चैनल बनाया था जो एक्चुअल में खबरें दिखाता था, इन्वेस्टिगेशन, स्टोरी, ग्राउंड रिपोर्टिंग, कारगिल वॉर कवर हुआ, क्वेश्चन पूछे गए। और उस टाइम पे एक स्टडी से पता चला था कि 75% बीजेपी सपोर्टर और 81% कांग्रेस सपोर्टर दोनों NDTV पे भरोसा करते थे। मतलब कुछ ऐसे चैनल थे जो सही न्यूज दिखाते थे, लोग उन पे भरोसा करते थे और यही था इंडियन टीवी जर्नलिज्म का गोल्डन एरा। फिर सरकार ने एक फॉर्मूला अपनाया जिसको आज तक सरकारें यूज करती हुई आ रही हैं। मीडिया को डायरेक्टली बंद मत करो, सिर्फ उसका पैसा खत्म करो, मीडिया का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। सरकार इंडिया की सबसे बड़ी एडवर्टीजर है, PSUs, गवर्नमेंट स्कीम, पब्लिक सेक्टर बैंक, इन सब के एड का पैसा जाता है मीडिया को और अलग अलग टीवी चैनल्स को। इंडिया में न्यूज चैनल की 70 to 75% रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से आती है और इंडिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फॉर्मूला सिंपल था, अगर चैनल गवर्नमेंट के खिलाफ बोले तो गवर्नमेंट अपना करोड़ों का एड हटा लेता, चैनल की इनकम टूट जाए। इसी कारण चैनल बंद हो जाता था या फिर चुप होकर बैठ जाता था। जम्मू कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर रीडर को इंडेफिनेटली एड देना बंद कर दिया, कोई फॉर्मल बैन नहीं, सिर्फ पैसा बंद किया और रिजल्ट आया, इकोनॉमिक क्राइस कर गई उसकी। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, टेलीग्राफ इंडिया, इन्हें भी कभी कभी गवर्नमेंट के ये एड रिस्ट्रिक्शन फेस करने पड़ते हैं जब कवरेज गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाती है। तब अगर किसी चैनल ने गवर्नमेंट की कोई भी गलत पॉलिसी को कवर किया है या फिर उसके अगेंस्ट में बोला है तो सारे ऐड बंद कर दिए जाते हैं। किसी जर्नलिस्ट को कॉल नहीं करना कि ये सब मत लिखो, डायरेक्ट ऐड रेवेन्यू ही बंद कर दो, जिससे न्यूज चैनल की कमर टूट जाती है इकोनॉमिक में। 2009 में कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन आया, 25 बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया, जी न्यूज, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, ABP न्यूज, जागरण ग्रुप, इन सबको अंडर कवर रिपोर्टर ने अप्रोच किया एक पॉलिटिकल क्लाइंट के रूप में। ऑफर था, हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम हमारे फेवर में कवरेज करना। और ज्यादातर चैनल्स ने हाँ बोल दिया बिना किसी क्वेश्चन के। ये मीडिया की सबसे बड़ी एक्सपोज थी जो खुद मीडिया ने ही किया था। और फिर शुरू होता TRP का खेल। कैसे TRP पाने के लिए ये न्यूज चैनल्स पब्लिक को बेवकूफ बनाती हैं। TRP क्या है? TRP एक टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स है। रिपब्लिक टीवी TRP चोर है, ये लुटियन की मीडिया। आपके चैनल को कितने लोग देखते हैं या फिर कितने लोग देख रहे हो। ज्यादा TRP मतलब ज्यादा व्यू, और ज्यादा व्यू मतलब ज्यादा रेवेन्यू, चैनल का फायदा ही फायदा। तो चैनल की TRP बढ़ाओ, उसका रेवेन्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये लोग रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, आउटरेज, लोगों को गुस्सा दिलाओ। जब लोगों को स्क्रीन पर चिल्लाते हुए देखते हैं, उनको लड़ते हुए देखते हैं तो चैनल बदल ही नहीं पाते हैं। दूसरा है फियर, देश खतरे में है, हिंदुस्तान टूट रहा है। इस तरह की लाइन्स यूज करके लोग के बीच में डर फैलाते हैं और लोग यही देखने के चक्कर में लगे रहते हैं कि क्या होने वाला है आगे। नेशनलिज्म, हर 5 मिनट में भारत माता की जय, तिरंगा, देश की बात, लोगों को इमोशनली एंगेज रखते हैं ये लोग। और कम्युनल एंगल, 2 हिंदू 2 मुस्लिम लोगों को बैठा के उन पे डिबेट करा देंगे, आपस में लड़ते रहो। इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के रास्ते मार दो। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। फिर आता है सेलिब्रिटी ड्रामा, क्राइम प्लस बॉलीवुड। जैसे सुशांत के केस में आप लोगों ने देखा होगा, वो न्यूज महीनों तक इन चैनलों पे चली थी। मिशन मुंबई के लिए CBI तैयार है। 14 जून का सच अब सामने आएगा, सुशांत की मौत का सच सामने आएगा। क्या रिया चक्रवर्ती की हो सकती है गिरफ्तारी? क्या CBI रिक्रिएट करके सब कुछ सामने लाएगी? इसी की है तैयारी। देखिए मेरे। और उस टाइम पे कोविड का पीक था, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, लोग मर रहे हैं, लेकिन न्यूज पे क्या दिखा रहे थे? सुशांत की मौत का राज। कोविड पे 0 कवरेज थी उस टाइम पे। इनका एक दिन का नॉर्मल प्राइम टाइम जानते हैं क्या होता है? बीजेपी विस कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम डिबेट, पाकिस्तान को गाली देंगे, बस यही 2-4 टॉपिक रहते हैं जो न्यूज चैनल पे पूरे दिन चला करता है। और इन सब चीजों के पीछे पता है ये लोग कौन सी न्यूज छुपाते हैं? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई, और किस वजह से? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पे गड्ढा खोदते रखा था। वो गड्ढे में कई घंटे तक पड़ा रहा और आखिरी में मर गया। कमल नाम के व्यक्ति की इसमें जान गई, इस गड्ढे में गिरकर। 19 फीट जो है, 19 फीट लंबा गड्ढा है, ठीक है। अभी नोएडा में एक केस हुआ था, गाड़ी नाले में जाके गिर गई थी, वहाँ भी कोई भी बड़ी मीडिया कवरेज नहीं हुई। फ्लाईओवर गिर रहे हैं, ऐसे फ्लाईओवर बन रहे हैं जो 90 डिग्री टर्न हो जाते हैं। अब ये देखा होगा आपने, महाराष्ट्र में भी एक ऐसा फ्लाईओवर बना है। एक पावरफुल नेता पे
केस हुआ। कुछ चैनल ने इसको दबा लिया और कुछ ने सिर्फ फुट नोट बनाई इस पे। ये टीआरपी का खेल है, जो कंट्रोवर्सी है वो दिखाएंगे, जो असली प्रॉब्लम है वो नहीं, क्योंकि सच और बोरिंग टॉपिक से टीआरपी इनको नहीं मिलती है ना, और टीआरपी नहीं मिलेगी तो चैनल से पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो इनका चैनल नहीं चलेगा। ये एक करप्ट सिस्टम है जिसमें सच को सर्वाइवल का मौका ही नहीं मिलता है। और कोविड के बीच में एक टीआरपी स्कैम आया था 2020 में, BARC ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये वो बॉडी है जो टीआरपी को मेजर करती है। मुंबई पुलिस का एलिगेशन था कुछ टीवी चैनल्स गरीब लोगों को पैसा देते हैं इनका चैनल चलाने के लिए, उनको बस टीवी चला के उस चैनल पे लगा के छोड़ देना था ताकि टीआरपी आर्टिफिशियली इन्फ्लेक्ट कर सके। रिपब्लिक टीवी का नाम आया, इंडियन टुडे का नाम आया, टाइम्स नाउ का भी नाम आया। BARC के एक्स CEO पार्थो दास गुप्ता ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी ने फॉरेन ट्रिप और लाखों रुपए कैश दिए टीआरपी मैनिपुलेट करने के लिए। 3600 पेजों की चार्जशीट फाइल हुई और ईडी की जांच में रिपब्लिक टीवी को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन ये केस पूरी इंडस्ट्री की गंदगी को लोगों के सामने ले आया था। ये सिर्फ एक चैनल की बात नहीं है, पूरी इंडस्ट्री ही इसी तरह की प्रैक्टिस करती है। जो आज की मीडिया की हालत है वो तो और ज्यादा खराब है। सिर्फ 4-5 लोगों के हाथ में पूरी पावर आ चुकी है। मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक, रिलायंस इंडस्ट्री ने न्यूज नेटवर्क 18 का कंट्रोल ले लिया अपने हाथों में, और नेटवर्क 18 में बड़े बड़े चैनल्स आते हैं, जैसे CNN न्यूज 18 हो गया, इंडिया का सबसे बड़ा इंग्लिश न्यूज चैनल, न्यूज 18 इंडिया हो गया हिंदी चैनल, CNBC TV 18 और CNBC आवाज बिजनेस चैनल हो गए, न्यूज 18 रीजनल वर्जन, कन्नड़ा, तमिल, बंगाली, मराठी, तेलुगु, उड़िया, लगभग हर भाषा में है ये चैनल। firstspot.com, moneycontrol.com ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। नवंबर 2024 में डिज्नी स्टार इंडिया के साथ में $8.5 बिलियन का मेगा मर्ज किया। अब 100+ टीवी चैनल्स हो गए हैं एक ही कंपनी के पास में। जियो सिनेमा 400 मिलियन प्लस ऑडियंस, लगभग 800 मिलियन इंडियंस तक पहुंचता है अंबानी का मीडिया। ये सिर्फ चैनल्स नहीं, ये एक मीडिया का पूरा एम्पायर है। एक आदमी और देश के 60% लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की ताकत रखता है। सोचो अगर कोई आप रिलायंस के खिलाफ स्टोरी करो तो क्या ये चैनल्स उनको दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। और दूसरे बचे हुए चैनल्स गौतम अडानी के पास में है, अडानी ग्रुप के। जैसे दिसंबर 2022 में अडानी ग्रुप ने NDTV को खरीद लिया, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। उसके सारे शेयर्स और स्टॉक उसके हाथों में आ गए। फिर द क्विंट 2023 में अडानी की MG मीडिया नेटवर्क ने द क्विंट में 49% स्टैक्स ले लिए। और एक और चीज, अडानी ने IANS को भी खरीद लिया, इंडो एशियन न्यूज सर्विस, जो कि एक वायर सर्विस कंपनी है जिसको पूरे इंडिया के न्यूज रूम में न्यूज फीड जाती ही इन्हीं वायर से जाती है। मतलब न्यूज रूम का रॉ मटेरियल भी अडानी ग्रुप प्रोवाइड कर देता है, उसी के हाथों में सारा कंट्रोल है। और हम सब जानते हैं ये सब किसके फेवर में है और किस पार्टी से इनकी दोस्ती है। और ये सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है, तो ये किसी पार्टी की गलती नहीं है। कांग्रेस के जमाने में भी मीडिया पे प्रेशर था। इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी ने मीडिया की आवाज बंद कर दी थी। यूपीए के टाइम पे भी कॉर्पोरेट ओनरशिप थी। टीआरपी मैनिपुलेशन का सेटअप कांग्रेस के जमाने में ही बना। लगभग हर पार्टी ने मीडिया को अपना टूल बनाया, अपने अकॉर्डिंग उसको चलाया। फर्क सिर्फ टाइम का है, बाकी कुछ नहीं। जब जिसकी सरकार होती है वो उस तरह से अपनी मीडिया को यूज करता है। बस जो हालत अभी है वो ज्यादा विजुअल है, क्योंकि सोशल मीडिया और लोग ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। तो ये नया नहीं है, पुराना ही है, बस लोगों को अब ज्यादा पता लगने लगा है। आपको समोसा अच्छा लगा? मुझे समोसा अच्छा लगा, लेकिन आपने टेस्ट नहीं बताया। लड़कियां उस पर लट्टू हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इसमें है कि 40 छू चुके इस कंवारे के सर पर सेहरा कब बंधेगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड की कैसी नजर है हमारी मीडिया पे। RSF रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर हर साल एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश करती है। 180 देश होते हैं इस लिस्ट में, जिसमें जितना नंबर ज्यादा होता है उतनी कम फ्रीडम होती है प्रेस को। 2013 में इंडिया की रैंक RSF लिस्ट में 140 नंबर पे थी, फिर 2017 में 136 नंबर पे। थोड़ा सुधार हुआ था उस टाइम पे, लेकिन फिर से 2019 में 140 पे आ गई और 2022 में 150 पे, मतलब और नीचे गिर गई। लेकिन 2023 में ऐसा लगा कि क्राइसिस ही आ चुकी है। 159 पे आ गई थी इंडियन मीडिया, और अभी रिसेंट 2025 की लिस्ट में 150 नंबर पे है इंडियन मीडिया। 2014 से 2025 तक 11 सालों में 11 रैंकें घटी बढ़ी हैं। 140 से ये 151, 150 पे आ चुका है। और RSF ने सीधा कहा है कि ये जो भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है ये इस वजह से क्योंकि बाकी देश की मीडिया ज्यादा बिगड़ चुकी है। मतलब इधर सुधार नहीं हुआ है, उधर बिगड़ी है, इस वजह से रैंक थोड़ी अच्छी हुई है। और अब जो कुछ भी उम्मीद बची है वो ये मेन स्ट्रीम मीडिया से तो बिल्कुल नहीं है। ये जो बढ़ती हुई सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर की रिपोर्टिंग है, इसकी वजह से सच्चाई और अच्छी न्यूज हमको मिल पा रही है। देश में क्या चल रहा है उसका सच बाहर आ रहा है। जो इंडिपेंडेंट मीडिया या फिर रिपोर्टर्स हैं वो देश का करप्शन स्कैम सामने ला रहे हैं, जो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालते हैं। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे भी आ जाती है, ये लोग जो भी न्यूज दिखाते हैं, जो भी करप्शन स्कैम को एक्सपोज करते हैं, तो इनको डराना शुरू कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। इन पे FIR करा दी जाती है, इनको गायब करवा दिया जाता है या फिर करवा दिया जाता है। आपने मुकेश चंद्राकर का तो नाम सुना ही होगा, जिनको मत दिया गया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने करप्शन को एक्सपोज किया। मुकेश चंद्राकर की जिस सड़क के लिए हत्या हुई ये वही सड़क है। एक और जर्नलिस्ट राजीव प्रताप उत्तराखंड के एक हॉस्पिटल को एक्सपोज किया था, वहाँ की क्या हालत थी उसको दिखाया था, और कुछ टाइम बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है उनकी गाड़ी से। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स से मैं क्या बोलूँ, लेकिन यहाँ के जो
CMS हो गए, CMO हो गए, ये कभी राउंड पे नहीं आते हैं, कभी छत के ऊपर ही आते भी होंगे क्या? मुझे तो लगने लगता है कि छत पे आते होंगे। ये हालत है इंडियन मीडिया की। जो सच दिखाता है, जो करप्शन स्कैम को एक्सपोज करता है, उसे गायब करवा दिया जाता है या फिर मरवा दिया जाता है। उनको डराया और धमकाया जाता है, उन पे FIR करा दी जाती है। और एक ये भी बात है, ये सारे रिपोर्टर सोशल मीडिया मिलके भी उतनी ऑडियंस कवर नहीं कर सकती है जितनी ये बड़े चैनल से, एक न्यूज चैनल से कर लेते हैं। इंडिया में यूट्यूब, एक्स मतलब ट्विटर, इन पे गवर्नमेंट ऑर्डर के टेक डाउन बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर कंट्री। IT रूल 2021 के थ्रू गवर्नमेंट को पावर है कि किसी भी कंटेंट को टेक डाउन करने की। फेक न्यूज का स्टैंप लगा के उस पर वो प्लेटफॉर्म से हटवा सकती है कोई भी वीडियो, कोई भी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट 2021 में दर्जनों जर्नलिस्ट के ट्विटर हैंडल बैन कर दिए गए। व्हाट्सएप पे फेक न्यूज ज्यादा तेजी से फैलती है कंपेयर टू सच न्यूज जो होती है। तो सोशल मीडिया एक टूल है, बट इट्स नॉट अ फ्री स्पेस आइदर। और वहाँ भी प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ज्यादा तेजी से हवा दिया जाता है। थॉमस जेफरसन ने कहा था, अगर मुझे सरकार चाहिए लेकिन मीडिया नहीं चाहिए, या मीडिया चाहिए लेकिन सरकार नहीं चाहिए, दोनों में से अगर किसी एक को चूज करना पड़े तो मैं मीडिया को चूज करूंगा। और इंडिया 2025 में 180 में से 151-150 रैंक पे है RSF की रेटिंग में। इस नंबर को हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं या फिर नीचे, ये सिर्फ नेता तय नहीं करते, ये तय होता है हम लोगों से। हम लोग किस न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह की न्यूज कंज्यूम कर रहे हो, किस चीज पे हम लोग आवाज उठा रहे हैं, ये खबर सही है या फिर गलत है, इस चीज पे हम आवाज उठाते हैं या नहीं, इससे तय होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये वो चीज है जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताएगी आपको। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं मीडिया के लिए क्या राय है आपकी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।